क्या आपको लग रहा है कि दोनों सूझबूझ से अब भी काम लेंगे या फिर अमेरिका के जाल में फंस जाएंगे, क्या नहीं, होगा? देखिए, ये होगा कि इसके अंदर बाकायदा तौर के ऊपर चाइना वगैरह ये सब बैठेंगे और बैठने के बाद ये जंग बढ़ेगी नहीं है। वजह क्या है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी चरमराई हुई है, वो तो भीख मांग रहे हैं, वो क्या लड़ पाएंगे, उनके पास पैसा ही नहीं है। दूसरी बातचीत है कि अब ये बात क्यों हुई है, क्या है, सबके सामने रखी जाएगी कि क्यों एक्शन लिया गया है, क्यों मिलिट्री लगाई जा रही है, क्या वजह है कि भाई क्यों इस बॉर्डर के ऊपर अभी उन्होंने डिफेंसिव सिस्टम लगा दिया। हम लोग यहां बात कर रहे हैं, वहां मिलिट्री ड्रिल शुरू हो गई है ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। और इस अटैक के बाद भी उनका एक कर्नल मार दिया इन्होंने। किसने? इन्हीं जैश उल अदल वालों ने। बाकायदा तौर के ऊपर उनकी कार्रवाई शुरू हो चुकी है वहां के ऊपर। वो ऐसे काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी पोजीशन में मुझे लगता है कि इसमें चाइना वगैरह बाकायदा तौर के ऊपर इसमें इस मामले को सेटल्ड कराएंगे। और इस जंग का ऐसे वक्त में होना खुद ईरान के लिए नुकसानदेह है, फायदेमंद नहीं है, खुद ईरान के लिए नुकसानदेह है। इसलिए ईरान भी इसको वो करेगा, लेकिन अपने बॉर्डर को जिसपे वो मिलिट्री ड्रिल कर रहा है वहां के ऊपर खामोश तमाशाई नहीं रहेगा कि वहां के ऊपर खामोश तमाशाई रहे और उसके बाद उस बॉर्डर से जिसपे उसके ऊपर सबसे ज्यादा किसी भाई मिला हुआ है, वो बिल्कुल मिले हुए बॉर्डर्स हैं और बाकायदा तौर के ऊपर वहां पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव हैं। ईरान ने एक बयान भी दिया, आपने देखा कि नहीं, कि हमारे यहां जो अटैक हुआ उसमें हमारे ईरानी नेशनल कोई नहीं मारा गया है, ये भी बातचीत उन्होंने कही है। तो बातें तो चल रही हैं, लेकिन ये कि ये अटैक क्यों ठीक है हुआ है शौकत जो भट्टी इसको साहब, लोग। अगर अब रेड सी का रुख करें जरा से, हिजबुल्लाह ने आज बड़े हमले किए हैं, तो अगर उस पर थोड़ा सा रोशनी डाल दें कि क्या उधर की सूरत हाल है, खासतौर से रेड सी यमन की, और इधर जो हिजबुल्लाह ने हमले किए हैं देखिए इजराइल पे। चौथा जी। देखिए चौथा हमला हुआ है किस पे, क्या नाम है, आपके यमन के ऊपर। और उस और उन्होंने भी दो जहाज इनके डुबो दिए हैं और बाकायदा तौर के ऊपर वार्निंग भी दी है। और जंग जो है यमन में चल रही है, एज इट इज वेयर इट इज चल रही है जंग। और उन्होंने बहुत बड़ा अमेरिका का जहाज, कोई छोटा मोटा जहाज नहीं था, जो बहुत माल लेके जा रहा था, समझ लीजिए मेगा शिप जिसे कहते हैं, उसको भी उन्होंने मारकर उड़ा दिया। और वो तो बाकायदा तौर के ऊपर मैदान के अंदर है, वो लोग लड़ रहे हैं। और आज जो है, जैसा कि मैंने बताया कि कतर ने, हालात ही खराब है, तभी कतर ने जो वो जहाज जो हिंदुस्तान आ रहे थे गैस लेके, उनको रोक दिया। कतर का ये जहाज को रोक देना खुद इस बात का सबूत ये है कि जहां पर रेड सी के अंदर बहुत ज्यादा जो है हलचल है। और हम लोग हो सकता है बात कर रहे हो, कोई किसी तरह का अटैक हो गया हो, जाहिर सी बातचीत है कि जैसे ही कोई जहाज निकलेगा, अब हमको तो नहीं पता कि जहाज कब कहां चल रहा है, और उनकी रेंज में आएगा वो अटैक करेंगे। ये जंग जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर चल रही है और ब्रिटेन भी पूरी तरीके से शामिल है। और यूरोपीय यूनियन ने एक नई यूरोपीय यूनियन बनाया है, उसके भी लोग वहां के ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर आ रहे हैं। हमें तो ये है कि इस जंग के वजह से जो कतर ने जहाज रोका है, कतर का जहाज रोकना, जो चार जहाज जो हिंदुस्तान आ रहे थे इनको भी रोका। पहले यूरोप जा रहे थे उनको रोका, लेकिन अब इंडिया को जो जा रहे थे उन जहाजों को भी रोक देना इस बात का सबूत है कि यहां रेड सी में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अब रह गई बातचीत है कि आप हिजबुल्लाह की बात देखें। हिजबुल्लाह ने लेबनान के बॉर्डर के ऊपर और बाकायदा तौर के ऊपर तकरीबन 34 सिटीज के ऊपर जबरदस्त अटैक किए हैं, जबरदस्त अटैक किए हैं। और उसके बाद उनकी लड़ाई अभी पूरी तरीके से जारी है और वो शीबा फार्म के इलाके को कब्जा करने जा रहे हैं। इधर ये हाल है, बाकायदा तौर के ऊपर 130 किलोमीटर की जो सरहद है लेबनान और क्या नाम है इजराइल की, इसके ऊपर जंग जो है बड़ी तेजी से फैलती चली जा रही है। और जो इराक की रेसिस्टेंस फोर्स है वो भी पूरी तरीके से एक्टिव है और सीरिया के अंदर भी बाकायदा तौर के ऊपर एक्टिव है। जंग यहाँ पे रुकी नहीं है, जंग बढ़ रही है। ये बीच में ये मसला आ गया
ईरान और पाकिस्तान वाला जो, और जंग जो है वो जारी है। और ईरान ने एक वार्निंग भी दी है कि इजराइल किसी भी सिटी पे हमला करेगा, किसी भी जगह के ऊपर हमला करेगा तो हम उसके ऊपर अटैक करेंगे। अभी ये भी पता है कि मिस्र करीब जो है सनाया सनाया के तरफ से बाकायदा तौर के ऊपर इजराइल के ऊपर हमला हुआ है। और इजराइल के अंदर प्रोटेस्ट जो है बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। वो जो वीडियो वायरल किया है जिन कैप्टिव्स को इन्होंने मारा था, क्या नाम है, इजराइल ने मारा था, अब उनके घर वाले कह रहे हैं कि हमास को खत्म करने के लिए गए थे, हमारे लोगों को मार रहे हो तुम, अपने लोगों को। इजराइल की आर्मी हमास को खत्म करने के लिए गई थी, कैप्टिव्स को छुड़ाने के लिए गई थी, अब हमारे कैप्टिव्स को मारे जा रहे हैं। उस वीडियो ने जो जो जिनका वीडियो जो कैप्टिव्स थे जो उन्होंने किया था उसको बाकायदा तौर पर गली गली नश्र किया जा रहा है और बहुत एक खराब पोजीशन बन चुकी है। नहीं तो शौकत भारती साहब, क्या ये माना जाए कि ये जो ईरान है वो अब एक्टिव हो गया, एक्टिव मोड में पूरी तरीके से, और उसने अब कार्रवाई शुरू कर दी है? अब जब जाहिर है कि ट्रिगर पर कहते हैं कि जब हाथ रख गया है और उससे फायर भी शुरू हो गए हैं, तो अब ये फायर कहीं भी हो सकता है, इसका मतलब ये है। तो अब तो इजराइल भी ईरान की जद में डायरेक्ट भी आ सकता है, क्या ये माना जाए? ये किसी वक्त भी हो सकता है, लेकिन ये इसलिए रुका, ये तो पहले भी हो सकता था, ये इसलिए रुका हुआ है कि फिर मैं बार बार कहूंगा कि मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकन बेसेस हैं वो इंटरसेप्ट करेंगे, वो इंटरसेप्ट करेंगे इजराइल के ऊपर होने वाले हमलों को। और जब इंटरसेप्ट करेंगे तो उन बेसिस पर भी ईरान हमला करेगा। तो जैसे अभी पाकिस्तान वाले पर इल्जाम लगाया गया कि साहब इजराइल से लड़ने के बजाय देखिए साहब जो है इन्होंने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया, वही इल्जाम अभी फिर लगाए जाएंगे। अरे भाई, इन सारी बातों से बचने के लिए तमाम मिडिल ईस्ट के लोगों को, तमाम रूलर्स को ये चाहिए कि सख्ती से कहें कि हमारे बेसिस अमेरिकन मिलिट्री इस्तेमाल नहीं करेगी। दो चीजें हैं, इसको संभालने के लिए गजा की जंग को रोका जाए ताकि दुनिया को अमन मिले। दूसरी बातचीत है, अरब कंट्रीज के रूलर्स ये कहें कि जो भी लड़ाई है वो इजराइल की, ईरान की, उसके बीच में हमारे यहां से, हमारे यहां जो आपने मिलिट्री बेसेस बनाए हमारी सिक्योरिटी के लिए, इससे आप इंटरसेप्ट ना करें। अगर आज भी वहां से इंटरसेप्ट, हम अगर ये कहते हैं अरब रूलर्स कि हमारे बेसिस से, हम अपने बेसिस से अमेरिकन को मना करते हैं कि ईरान के किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट ना करें जो इजराइल की तरफ जा रहा है, हमारे बेसिस से ना करें, तो आप ये देखें कि हो सकता है कि कल सुबह ही अटैक शुरू हो जाए। ये जो इजराइल बचा हुआ है ये सिर्फ मिडिल ईस्ट में बने हुए अमेरिकन बेसिस के ऊपर बचा हुआ है। आपने देखा हिजबुल्लाह ने सबसे पहले क्या किया था, अटैक करने से पहले जितनी उनकी स्पाई डिवाइसेस थे, जितना उनका रडार सिस्टम था, उसको खत्म किया था, उसके बाद वो आगे बढ़ा था। जाहिर सी बातचीत है, अगर हिजबुल्लाह ये ना करता तो वहीं से इनके मिसाइल और इनके अटैक से कोई फायदा नहीं था, सब वहां पर इंटरसेप्ट हो गया होता। इसी वास्ते ईरान जो है वो बार बार, या इराक की रेजिस्टेंस फोर्स जो है वो इराक के अंदर जो बेसेस हैं इसको भी हटाना चाहती है, सीरिया के अंदर बेसेस जो हैं उसको भी हटाना चाहती है, क्योंकि इराक ने भी कह दिया कि अब यहां से बेसेस हटाओ, सीरिया में इलीगल है, लेकिन ये, और वहां पे वो अटैक कर रहे हैं। ये बेसिस जो हैं पूरी तरीके से इजराइल को बचा रहे हैं, मिडिल ईस्ट के तमाम बेसिस। अब इसमें अरब रूलर्स को, ओआईसी को ये कहना होगा कि मेरे बेसिस इस्तेमाल नहीं होंगे अगेंस्ट ईरान, आप अपने वारशिप से कीजिए, देख लीजिए गजा की जंग रुक जाएगी। वजह क्या है कि जैसे ही ये इंटरसेप्ट करेंगे बेसिस से, इधर अटैक होगा, और अटैक होगा तो ये सब फिर वही जो मैंने बताया ना कि जो मौके की तलाश में है इस तरह से कि किसी तरह से इजराइल को फायदा पहुंचा दें और गजा की जंग जाए भाड़ में, रुके या न रुके, वहां 20 लाख लोग हैं वो मर जाएं, हम अपने फायदे के अंदर
पड़े हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, इससे बचने के लिए इस्लामिक कंट्रीज के, वो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज जिन्होंने अपने अपने बेसिस दिए हैं, वो ये कहें अगर ईरान और इजराइल की लड़ाई हो रही है तो हमारे यहां से ईरान का कोई भी मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको करना है आप अपने वॉरशिप से कीजिए, हमारे बेस से आप नहीं करेंगे। ना हमारे बेस से यमन के ऊपर अटैक करेंगे, ना हमारे बेस से कोई इंटरसेप्ट करेंगे जो इजराइल के लिए जा रहा है। अगर ये नहीं कर सकते तो जाहिर सी बातचीत है कि जब ये अटैक करेगा और यहां से इंटरसेप्ट होगा तो चाहे हौती हो वो भी वहां के ऊपर अटैक करेगा, चाहे हिजबुल्लाह हो वो भी वहां पर अटैक करेगा, चाहे ईरान हो वो भी वहां पर अटैक करेगा।